हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल लेके आ गया हूँ हिंदी की एक नई क्लास। अभी पिछले सेशन के पिछले पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था, स्वर के प्रकार चल रहे थे। अब आगे देखेंगे स्वर के प्रकार में नासिका के प्रयोग के आधार पर भेद, मतलब कि नासिका के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो ये हमको स्टार्ट करना है बेटा। ये जो सेशन चल रहा है यूपी टेट, एस टेट और सी टेट, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ और एआरओ के लिए चल रहा है। तो बेटा आप सारे लोग हमारे साथ बनकर देखते रहिए हमारा चैप्टर, और याद रखिए जो थक के हार के वापस नहीं जाता वही जीतता है, क्योंकि वापस लौटने में जितना वक्त लगता है शायद उतना ही आगे का रास्ता तय करने में लगता, और उतना ही रास्ता तय करके आपको हो सकता सफलता मिल गई होती। तो प्लीज़ लौटना नहीं है, किसी को दम लगा के पढ़ना है। बस ये जान लो कि हमारे इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना में जो 10 बाई 10 के कमरे में दधीची अपनी हड्डियां गला रहे हैं, उन दधीचियों के हड्डियों के गलाने का संघर्ष एक दिन सामने आएगा, और जिस दिन संघर्ष आएगा उस दिन नज़ारे बदल जाएंगे, पड़ोसियों की सोच बदल जाएगी। तो लगे रहिए और देखते हैं स्वर के प्रकार। हिंदी के व्याकरण सेशन को हम लोग आगे पढ़ाते हैं, और याद रखिए दूसरे वाले सेशन में क्या चल रहा है, हिंदी साहित्य। तो वहाँ भी हमको देखना है हिंदी साहित्य, क्योंकि दोनों सेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले देखते हैं नासिका के आधार पर स्वर के भेद। हेडिंग डाल लो बेटा, आप लोग जो भी डाल रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट्स वगैरह में डाल लो। नासिका के आधार पर स्वर के भेद। नासिका के आधार पर स्वर के भेद बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख नासिका, मतलब कि मुख प्लस नासिका। इसको लोग क्या कहते हैं? हम लोग अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। जो मुख और नाक की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और जो केवल मुंह से बोले जाएं, किससे? केवल मुख से, इसको हम क्या कहेंगे? अननुनासिक। क्या कहेंगे? अननुनासिक। क्या कहेंगे इनको हम लोग? अननुनासिक, या इनको एक चीज़ और कहा जाता है, क्या? निरनुनासिक। मतलब कि निरनुनासिक। निरनुनासिक मतलब कि जो हमारे बिना नाक के सहायता से बोले जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलत है, लिख लो, सही कर लो। केवल मुख से, इनको क्या कहा जाता है? अननुनासिक या निरनुनासिक। थोड़ा सा देखते हैं जो अननुनासिक होता है बेटा, ये क्या होता है? मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं अनुनासिक। मतलब जो मुख और नाक की सहायता से बोले जाएं ऐसे वर्ण। तो बेटा आइए देख लेते हैं। ये स्वर, वे स्वर जो, लिख लो बेटा, इसको नोट्स में कर लो। जो ये सॉरी इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। वे स्वर जिस पर अन या फिर ये चंद्र बिंदी, ठीक है, इसको हम सिंबल में बना दिए हैं। बिंदु या चंद्र बिंदु लगा हो, ये कौन से होते हैं? वे स्वर जिस पर बिंदी मतलब बिंदु या चंद्र बिंदु लगा हो तथा मुख के साथ
मुख के साथ तथा मुख के साथ नाक का प्रयोग हो। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। आपका पहला तो अन हो गया, दूसरा आ हो गया, और तीसरा हो गया आपका कन हो गया, और सॉरी ये कन नहीं होगा, आपका आएगा ऊ, और उसके बाद ये वाला ऊ है बेटा, ठीक है। और उसके बाद आएगा आए और आओ, आओ आदि। कौन कौन से आते हैं इसमें? अन, आहा, ऊ, ए, औ आदि शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये कौन से कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। आइए अब देख लेते हैं अननुनासिक, अननुनासिक, अननुनासिक या निरनुनासिक। क्या कौन सा है बेटा? अननुनासिक या क्या है हमारा? निरनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में नाक की आवश्यकता, लिख दे थोड़ा सा, चलो लिख देते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाक की सहायता या फिर नाक की आवश्यकता, क्या बेटा? नाक की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें अननुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अननुनासिक कहते हैं। उन्हें अननुनासिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम लोग अननुनासिक कहते हैं। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि मुख खोलने या बंद करने के आधार पर स्वर के भेद। अभी तक हमने क्या देखा कि नाक के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद देख रहे थे। अब मुख खोलने या बंद करने के आधार पर स्वर के प्रकार देखेंगे, आधार पर स्वर के भेद देखेंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। बेटा एक एक चीज़ नोटेड डाउन करने चलना, क्योंकि इससे ना आपको एग्जाम में बहुत डीप और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है ये, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो आइए, मुख खोलने या बंद करने के मुख खोलने या बंद करने के, इसको लोग हम कहते हैं मुख विवर। क्या कहते हैं? मुख विवर। क्या कहते हैं? मुख विवर के आधार पर, आधार पर स्वर के भेद। बेटा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला होता है बेटा मुख का पूर्ण रूप से खुलना। क्या होता है? मुख का पूर्ण रूप से खुलना। मुख का पूर्ण रूप से खुलना। दूसरा क्या होता है? मुख का आधा खुलना।
और तीसरा होता है बेटा मुख का लगभग बंद होना। याद रखिए, पूरा नहीं, लगभग बंद होना। मुख का लगभग बंद होना। फिर मुख का आधा बंद होना। आधा बंद होना मतलब कि अभी आप लोगों ने देखा कि आधा खुलना और आधा बंद होना। आधा खुलना मतलब कि नीचे से खुल रहा है, और आधा बंद होना मतलब नीचे से बंद हो रहा है। जो ये बेटा पहले वाले होते हैं, इनमें हमारे होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं विवृत स्वर। क्या कहते हैं इनको हम लोग? विवृत स्वर कहते हैं। और दूसरा जो होता है बेटा, इनको हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त स्वर कहते हैं। इनको कहते हैं हम लोग अर्धवृत्त स्वर कहते हैं। और ये जो होते हैं बेटा, ये संवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? संवृत्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? संवृत्त स्वर होते हैं। और ये क्या होते हैं? अर्ध संवृत्त स्वर। ये क्या होते हैं? अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं? विवृत्त स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? अर्धवृत्त स्वर होते हैं। ये संवृत्त स्वर होते हैं, और ये अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं। अब बेटा देख लेते हैं इनमें क्या आता है। इसमें केवल आ आता है। क्या आता है? केवल बड़ा आ आता है। बड़ा समझते हो ना? इसमें केवल बड़ा आता है। इसमें क्या होते हैं बेटा? शेष स्वर। शेष स्वर। और क्या, जैसे ऐसे आहा, ए, औ और ऋषि। इसमें क्या आता है बेटा? छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ। और इसमें क्या आ जाता है बेटा? आए और ऊ। आप ना बेटा इनको प्रैक्टिस करके देख सकते हो। इसको बोलने के लिए, बड़ा आ बोलने के लिए आपको अपना पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। बड़ा आ। यहाँ पे जो ये बेस और शेष स्वर बचते हैं अर्धवृत्त स्वर में, जैसे अह, ए, ओ, ऋषि, इसमें क्या है बेटा? आधा ही मुंह खोलना पड़ रहा है। और अगर हम मुख का लगभग बंद होना देखें, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, इसमें क्या होता है ना बेटा, हमारा मुख आधा बंद होने की स्थिति में होता है। अब मुख का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? मुख का लगभग बंद होना होता है। मतलब कि ये जो संवृत्त स्वर होते हैं, यहाँ पर मुख का लगभग बंद होना ही दिखाई देता है। जैसे ई, ऊ। उसके बाद आ जाता है मुख का आधा बंद होना। मुख का आधा बंद होना बेटा आए, ओ, इनमें क्या होता है? हमारा मुख आधा बंद समझ में आता है। तो इस तरह हमने देखा कि स्वर कितने प्रकार का होता है, और स्वर के सारे भेद हर प्रकार से हमने देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा व्यंजन वर्ण। क्या स्टार्ट करेंगे? व्यंजन वर्ण। तो आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण। इसको अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करना है व्यंजन वर्ण। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बेटा कोई भी व्यंजन हो, चाहे का, खा, गा, घा, अंगा, कुछ भी हो, उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़े, वो क्या कहलाते हैं बेटा? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए आप, हम लिखते चलते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए
स्वरों की आवश्यकता पड़ती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना किया जा सके, व्यंजन वर्ण का एक लिख लीजिए थोड़ा सा। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना किया जा सके, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजन कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हैं। तो बेटा अगर आप इसे नोटेड डाउन कर रहे हैं तो नोटेड डाउन कर लीजिए। हम थोड़ा सा लिखते हैं कि कितने व्यंजन हैं और कौन कौन से हैं, देखते हैं व्यंजन वर्ण को। ठीक है, तो आप इसे बेटा नोटेड डाउन कर लीजिए। और एक बात याद रखना, आपकी आज की मेहनत ही कल की सफलता का दर्पण बनेगी और आप दूसरों के लिए सीख बनोगे। आपकी सीख को लोग लेकर आपके जूनियर्स आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी पढ़ाई करिएगा कि नोट्स भी मजबूत हो, रिवीजन भी मजबूत हो और सिलेक्शन भी दमदार निकल के सामने आए। एक चीज़ याद रखना कि इतिहास वही बताता है जो आप बनाते हो। अब आप क्या बनाओगे वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आइए देखते हैं। ये जो होता है बेटा हमारा हिंदी वर्णमाला के वर्ण हो गए। क्या हो गए? हिंदी वर्णमाला के वर्ण हो गए। एक संयुक्ताक्षर होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? यहाँ पे, इसको स्रा कहते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था छा। ये क्या है? संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर को वर्णमाला में रखने का स्थान देखा जाए तो ये सब क्या है? संयुक्ताक्षर को वर्णमाला में रखने का स्थान। ठीक है, देखो कितने संयुक्ताक्षर को हमने यहाँ पे दिखाया। एक तो ये हो गया छा, फिर स्रा, एक और है बेटा क्या? ज्ञा। ज्ञा कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए बेटा, यहाँ पे आना चाहिए हमारा ज्ञा। ये इन दोनों के संयुक्त अक्षर से मिलके बनता है ना, इसलिए इसको यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए और इसको यहाँ पे होना चाहिए। अब देख लेते हैं बेटा, ये जो हमारी स्टार्टिंग की लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, पा तक, ये जो हमारी लाइन है पा तक, यहाँ तक, ये क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहाँ से? का से लेकर मा तक, मतलब पा वाली लाइन यानी मा तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? का से मा तक। ये क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। और ये जो शब्द है बेटा का अंगा से लेकर मा तक, ये क्या है? हमारे पंचमाक्षर है। क्या है? पंचमाक्षर है। क्या है? पंचमाक्षर, मतलब कि पांचवा अक्षर। ठीक है, और ये वाले जो व्यंजन बेटा हमारे हैं या, वा, रा, ला, ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो सा, 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 हा वाली लाइन है बेटा, ये कहलाती है ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाती है?
ऊष्म व्यंजन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्म व्यंजन कहलाती है। उसके बाद छात्राग्र, मतलब कि छात्र और ज्ञा वाली लाइन, इसको कहते हैं हम लोग बेटा लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और इस तरह हमारे वर्णमाला में व्यंजनों को हमने व्यवस्थित तरीके से रखा। देख लो, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, वा, रा, ला, सा, ह, छात्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है, तो इस तरह हमने इनको देख लिया कि यहाँ व्यंजन है का से लेकर माँ तक क्या है? स्पर्श व्यंजन। यहाँ पे का से लेके माँ तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और ये वाली लाइन क्या कहलाती है? पंचमाक्षर कहलाती है। और या से लेके ला वाली लाइन जो है ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हमारा जो सा वाली लाइन है ये ऊष्म व्यंजन कहलाती है। और लास्ट वाली लाइन कहलाती है बेटा संयुक्त व्यंजन कहलाती है। तो बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नोट्स बनाते चलिए। अब हम लोग देखेंगे आगे चल के जो हमने डेरिवेट किया है बेटा व्यंजन के भेद में, इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। क्लास में मिलते हैं इसी समय और देखते हैं व्यंजन के भेद। बेटा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे व्याकरण चल रही, क्या चल रही? हिंदी व्याकरण। और वहाँ उस सेशन में चल रही हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बेटा दोनों जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण विथ नोट्स के साथ। नोट्स बनाते चलिए क्योंकि यूपीएसआई, आरओ, एआरओ सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी सारा सब कुछ बना हुआ है। सारा मटेरियल पूरे डीप तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन बनेंगे। और जो बच्चे टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी डीप में हिंदी पूछी भी जाती है। तो बने रहिए, करते हैं ये सेशन पूरा ख़त्म। और आपके हौसले ही आपको जीत दिलाएंगे। तो हौसले तब मजबूत होंगे जब आपकी मेहनत मजबूत होगी। तो बेटा मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।